हेलो बच्चों, क्या हालचाल है सभी लोगों का। सभी लोग ठीक ठाक, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी बेटा। बच्चों, टेलीग्राम क्वेश्चन की सोल्यूशन की सीरीज में हम लोगों ने पार्ट 08 तक के क्वेश्चंस के सोल्यूशन को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 125 स्टार्टिंग से जो क्वेश्चन नंबर 125 हैं टेलीग्राम चैनल के, उनके सारे सोल्यूशंस हम लोगों ने स्टडी कर लिए हैं। आज उसी क्रम में हम लोग टेलीग्राम सोल्यूशन क्वेश्चंस का पार्ट 09 लेकर के आए हैं। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 126 से आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन कराया जाएगा। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह तैयार करें, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सारे क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए। और जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग जाकर के उसको ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स और इनके वीडियो सोल्यूशन डिटेल में आपको मिलते रहे और आप लोग अपनी तैयारी को फिजिक्स में प्रैक्टिस क्वेश्चंस के दृष्टिकोण से काफी अच्छी तरह करते रहें। और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, इसलिए सभी लोग इनको मन लगा करके तैयार करें। ठीक है बेटा। तो जो नए बच्चे इसमें वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टेलीग्राम सोल्यूशन का पार्ट 09, जिसमें हम लोग को क्वेश्चन नंबर 126 से स्टार्टिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 126। ठीक है, चलिए सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से पढ़ें। यदि सदिश ए और बी के बीच का कोण थीटा हो तो बी क्रॉस ए डॉट ए का मान होगा। दो वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल है थीटा। तो क्वेश्चन में कह रहा है वैल्यू ऑफ बी क्रॉस ए डॉट ए विल बी। क्वेश्चन को सभी लोगों ने ध्यान से पढ़ा। क्वेश्चन कह रहा है सदिश बी और ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। कोई भी दो वेक्टर हैं ए और बी और उनके बीच का एंगल हमको दिया है थीटा। ठीक है, सभी लोग जानते हो दो वेक्टरों का अगर हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो, जैसे बी क्रॉस ए, तो ये ऑलवेज इनके परपेंडिकुलर होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बी क्रॉस ए। कोई भी दो वेक्टर अगर हमको दिए हों ए और बी और हमको उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो फार्मूला होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर अर्थात दोनों के लंबवत होती है। तो इस आधार पर बच्चों अगर देखा जाए तो बी क्रॉस ए जो है वो बी और ए दोनों के परपेंडिकुलर है। हम लोगों ने लेट कर लिया कि जो बी क्रॉस ए है, लेट बी क्रॉस ए दैट इज इक्वल टू सी वेक्टर। अब क्वेश्चन में क्या है कि बी क्रॉस ए का डॉट ए के साथ बताइए क्या होगा। तो पहले तो हम लोग एंगल देखें। अगर b क्रॉस ए इज इक्वल टू सी तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है, c डॉट ए। बेटा अगर b क्रॉस ए इज इक्वल टू सी तो हम लोग को क्या निकालना है, c डॉट ए। और c डॉट ए अगर आप निकालोगे तो फार्मूला क्या बनेगा, c a cos 90। याद आया सभी लोगों को, a डॉट b इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा। तो यहां पर थीटा की जगह हम लोगों ने वैल्यू क्या रखी, 90, क्योंकि आप खुद देखें ये b क्रॉस ए की वैल्यू अगर c है तो ये C वेक्टर A के साथ 90 का एंगल बनाता है। याद है ना सभी लोगों को। अगर कोई दो वेक्टर A और B हो तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, आप इस बात को ध्यान से समझें थंब रूल से। अगर ये A वेक्टर और ये B वेक्टर तो ये क्या होगा, A क्रॉस B, और A क्रॉस B A के भी परपेंडिकुलर होता है और B के भी परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोगों ने तो B क्रॉस A निकाला है और B क्रॉस A को क्या लेट किया है, C। तो C A के भी परपेंडिकुलर होगा और C B के भी परपेंडिकुलर होगा। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से बस समझने वाली थी। और cos 90 की वैल्यू बेटा क्या होती है, 0। इसलिए क्वेश्चन का आंसर आ गया C डॉट A इज इक्वल टू 0। सभी को पूरी बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। क्वेश्चन आप लोग फिर से एक बार ध्यान से पढ़ लें। क्वेश्चन कह रहा है कि B क्रॉस A डॉट A की वैल्यू क्या होगी, तो क्वेश्चन का सही आंसर है B क्रॉस A डॉट A की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन विमीनीतांक है, डायमेंशनल कांस्टेंट कौन है। क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन में हमको निकालना है विमीनीतांक। ये पहचानना है कि कौन सा डायमेंशनल कांस्टेंट है। कई बार बच्चों ने क्लास में इस क्वेश्चन को पूछा कि सर इसको डिस्क्राइब कर दीजिए कैसे है, तो सभी लोग ध्यान से समझ लें। मैंने वैसे एक बार बताया भी था, डायमेंशनल कांस्टेंट वो होता है जो जिसकी वैल्यू हर जगह सेम हो, कहीं पर भी उसकी वैल्यू में कोई बदलाव ना हो, उसी को आप लोग बोलोगे विमीनीतांक या डायमेंशनल कांस्टेंट। तो अगर आप ध्यान से देखें, पहला आंसर दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। सभी लोग जानते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, जो अपवर्तनांक होता है,
n इज इक्वल टू सी बाई वी, वो डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट v पर और साथ में मीडियम पे डिपेंड करता है। इसका मतलब हर माध्यम के लिए अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। पॉइसन रेशियो, बेटा पॉइसन रेशियो एक अनुपात है, ध्यान रखना सिग्मा, और ये डिपेंड करता है लैटरल स्ट्रेन यानी पार्श्विक विकृति और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी अनुदैर्ध्य विकृति। पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात होता है उसी को पॉइसन रेशियो कहते हैं, और ये भी कांस्टेंट टर्म नहीं होता। इसकी वैल्यू आप लोगों को याद होगी -1 से लेकर के 1/2 के बीच में होती है, इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या पढ़ा था, या 0 से लेकर के 0.5 के बीच होती है। आप बोलो माइनस वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो 0 से लेकर के 0.5 के बीच में होती है, तो ये भी एक कांस्टेंट टर्म नहीं है। आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी, सभी लोग जानते हो जो घनत्व होता है वो डिपेंड करता है वॉल्यूम पर। जो डेंसिटी होती है डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, और वॉल्यूम हर मटेरियल का क्या होता है अलग अलग, तो अगर आप उसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालोगे तो वो भी क्या होगी डिफरेंट डिफरेंट। और लास्ट में आया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। हाँ ये आंसर सही है, क्योंकि सभी लोग जानते हो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू हर जगह सेम होती है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, इसी को बेटा हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, और याद करें न्यूटन्स फार्मूला होता था F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो यहां से G इज इक्वल टू होता था F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। इससे हमको क्या पता चला कि कैपिटल जी कैसा कांस्टेंट है, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हर जगह सेम होती है। और अगर आपको लर्न हो तो 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, और ये वैल्यू हर जगह क्या होती है सेम। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जो G है वो एक डायमेंशनल कांस्टेंट है, दिस इज द डायमेंशनल कांस्टेंट। तो क्वेश्चन का सही आंसर है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बेटा क्लियर हो गया, सभी को सारी बातें समझ में आ गई, नोट कर ले अपनी अपनी नोटबुक में। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है वो डायमेंशनल कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है, डायमेंशनल। आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 को बच्चों ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 128, एक गेंद को 20 मीटर ऊंची मीनार के सिर से नीचे की ओर छोड़ा जाता है। कोई भी एक बॉल है, इसको 20 मीटर से नीचे की ओर आप छोड़ते हो 20 मीटर हाइट से। क्वेश्चन ये कह रहा है ग्राउंड पर टकराते समय इसकी वेलोसिटी बताओ। तो सभी लोग जानते हो वेलोसिटी एट द ग्राउंड v इज इक्वल टू फार्मूला होता है √2gh। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो g की वैल्यू क्या रखोगे 10 और h की वैल्यू क्या है 20। तो बताइए कितना आ गया, 10 इंटू 2 20 और 20 इंटू 20 400। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पृथ्वी पर टकराते समय वस्तु का वेग, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग स्ट्राइक विद द ग्राउंड। क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा बेटा 20 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। सभी को पूरा सॉल्यूशन समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर रहा हूं, जिससे जो बच्चे इसको ना कर पाए हों वो लोग क्वेश्चन को करते रहें। नोट कर लें जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 129 हम लोग को करना है। क्वेश्चन नंबर 129 129। क्वेश्चन नंबर 129 क्या कह रहा है पढ़ो, एक कण की गतिज ऊर्जा अगर 300% बढ़ा दी जाए तो उसके संवेग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाई 300%, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को अगर 300% बढ़ा दो, k1 इज इक्वल टू k और k2 बराबर k प्लस 300% k। और सभी लोग जानते हो बेटा 300% का मतलब होता है 300/100 k, दैट मींस ये वैल्यू आपके पास में आ गई 4k। तो k1 इज इक्वल टू k बट k2 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 4k। इतना तो सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप गतिज ऊर्जा को 300% बढ़ाओगे तो परसेंटेज निकालने का तरीका समझ में आया। k1 इज इक्वल टू k और k2 इज इक्वल टू k में 300% k और को ऐड कर दिया और 300% को लिखा 300/100, तो ये कितना बन गया बेटा 3k, और 3k में k को ऐड किया तो कितना बन गया 4k। क्वेश्चन कह रहा है मोमेंटम में कितना चेंज आएगा। सभी लोग जानते हो फार्मूला p इज इक्वल टू √2mk। यहां से हमको फार्मूला मिला p प्रोपोर्शनल √k, तो बेटा यहां से हम लोग को फार्मूला मिला p2/p1 बराबर √k2/k1, और यहां से बेटा हम लोग को फार्मूला क्या मिला, k2 की जगह हम लोगों ने रखा 4k, k1 की जगह k से k कैंसिल, तो बच्चों फार्मूला क्या मिला p2/p1 इज इक्वल टू 2/1। एक बात तो हम सभी लोगों को समझ में आ गई कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी को 300% बढ़ाओगे तो मोमेंटम p2/p1 क्या हो जाएगा 2:1। अब उसने कहा है कि संवेग में कितने परसेंट की वृद्धि होगी,
तो हम लोग को निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, संवेग में होने वाली प्रतिशत वृद्धि। और प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला डेल्टा पी बटे पी इंटू 100% बराबर P2 बटे P1 -1 गुणे 100%। बस इस वैल्यू को आप इसको पुट कर दें तो यहां पर बेटा क्या आया 2/1 -1 इंटू 100%। किसमें हम लोग को परसेंटेज निकालना है बेटा? मोमेंटम में हम लोग को परसेंटेज निकालना है, तो 2/1 -1 इंटू 100%। और आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 100%। तो कहने का मतलब हुआ कि जो संवेग होगा, जो मोमेंटम होगा, वो 100% बढ़ेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बनते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, इसलिए आप लोग ऐसे सवालों का अभ्यास जरूर करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को 300% बढ़ा दिया जाए। पीछे भी आपने देखा होगा कम से कम 3 क्वेश्चन अभी तक टेलीग्राम में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के आ चुके हैं अभी तक फिलहाल, जो परसेंटेज वाले थे। उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से जरूर करें और इस प्रकार आंसर को समझने का प्रयास करें। ठीक है बेटा? तो मास चूंकि बॉडी का कांस्टेंट था इसलिए इसको कांस्टेंट कर लिया, तो P बराबर √2mk से हम लोगों ने सीधा सीधा फार्मूला बना लिया P प्रोपोर्शनल √k। P प्रोपोर्शनल √k हो जाएगा। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 100%, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 क्या कह रहा है बेटा? एक वृत्ताकार डिस्क और एक रिंग। एक डिस्क है बेटा, एक सर्कुलर डिस्क है और एक रिंग है। ठीक है? एक डिस्क है और एक रिंग है। ठीक है? दोनों में कह रहा है इनके मास और रेडियस इक्वल है, तो दोनों की रेडियस आर है। दोनों की रेडियस क्या है? आर है। इनके अक्ष के प्रति घूर्णन त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? बड़ा सरल है। क्वेश्चन कह रहा है कि घूर्णन त्रिज्याओं का अनुपात बताओ। डिस्क की घूर्णन त्रिज्या, डिस्क की घूर्णन त्रिज्या और इसकी रिंग की घूर्णन त्रिज्या का रेशियो। करें सब लोग अपने आप, ट्राई करें क्वेश्चन को। तो हम लोग को सबसे पहले बेटा क्या करना है? डिस्क की घूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालना है। सभी लोग जानते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, डिस्क का जड़त्व आघूर्ण होता है I बराबर हाफ mr²। I बराबर क्या होता है बेटा? डिस्क का, डिस्क के लिए फार्मूला याद कर लो। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, और रेडियस ऑफ जाइरेशन के टर्म में I का फार्मूला होता है mk²। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो हाफ mr² इज इक्वल टू mk²। m से m क्या हो गया? कैंसिल। तो यहां से आया r²/2 इज इक्वल टू k²। तो यहां से बच्चों क्या मिल गया? k² बटे r² इज इक्वल टू k² बटे r² इज इक्वल टू 1/2। और हमको क्या निकालना है? केवल रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो अगर आप रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालोगे तो यहां से आएगा k डिस्क। k डिस्क बराबर आएगा बेटा कितना? r/√2। ठीक है? स्क्वायर रूट कर लिया हम लोगों ने। देखो यहां से स्क्वायर हटाओगे तो √2 और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डिस्क के लिए k का मान कितना आ गया? r/√2। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, वलय का जड़त्व आघूर्ण। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग I इज इक्वल टू mr², और दूसरा फार्मूला I बराबर mk²। तो यहां से बन गया mr² इज इक्वल टू mk²। m से m कैंसिल हो गया बेटा, तो k²/r² इज इक्वल टू 1/1। तो यहां से वैल्यू निकल के आई k रिंग, और k रिंग की अगर आप वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो k रिंग इज इक्वल टू वैल्यू आएगी बेटा r। सभी को समझ में आ गया? तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 और दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। किसी को भी समझने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकता है। फिलहाल मैं अपने पूरी कोशिश कर रहा हूं अपनी कि आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई समस्या ना हो, सारे सोल्यूशन बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। जैसा हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सोल्यूशन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या तैयारी आपकी कैसी चल रही है। कमेंट जरूर लिखें सभी लोग। के डिस्क बराबर क्या होता है बेटा? r/√2, और के रिंग बराबर क्या होता है यार? अब क्वेश्चन कह रहा है दोनों का रेशियो निकालो, तो के डिस्क और अपॉन के रिंग, और के डिस्क कितना है बेटा? r/√2, और साथ में के रिंग कितना है यार? तो इंटू 1/r, r से r कैंसिल। बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा 1/√2। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में इससे पहले भी पूछा जा चुका है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जरूर करें। टॉपिक का नाम क्या है? रोटेशनल मोशन अर्थात घूर्णन गति, और उसमें से भी कौन सा टॉपिक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मींस जड़त्व आघूर्ण। तो आई होप सभी को पूरा सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताएं। क्वेश्चन का आंसर आएगा 1/√2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर हो गया? नोट कर लें जल्दी से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले आप लोग जरूर लर्न कर लें। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² लर्न होना चाहिए।
और अगर रिंग की बात करो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल क्या होता है बच्चा, mr²। ठीक है, तो लर्न कर लो, हाफ mr² एंड mr²। नोट कर लें जल्दी से, हाफ mr² एंड mr²। अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विल बी। पृथ्वी के परिता घूमते हुए उपग्रह की गतिज और स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात बताएं। याद है सभी लोगों, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट क्या हम लोगों ने पढ़ा था, अर्थ के चारों तरफ जो भी सैटेलाइट चक्कर लगाता है या जो भी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा जिसकी ऑर्बिटल स्पीड v0 है और अर्थ के सेंटर से दूरी r है, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है बेटा me। याद है सभी को, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो उपग्रह की गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, उसका फार्मूला होता है k बराबर हाफ mv0², k बराबर हाफ mv0²। और याद करो v0 इज इक्वल टू क्या होता था, v0 इज इक्वल टू √gme/r। इस वैल्यू को जब आप यहां पर रखते थे तो सैटेलाइट का फार्मूला बनता था gmem/2r। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। उसके बाद हम लोग पढ़ते थे उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा मींस पोटेंशियल एनर्जी, और याद करें उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता था U बराबर -gmem/r। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो जिन बच्चों को फार्मूला लर्न नहीं है मैंने रिवाइज करवा दिया है, आप लोग ध्यान से इस बात को समझ लें। उपग्रह की गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, k बराबर gmem/2r। स्मॉल m को बोलते हो मास ऑफ सैटेलाइट, उपग्रह का द्रव्यमान, me को पृथ्वी का द्रव्यमान, मास ऑफ अर्थ g जानते हो, और r क्या है, पृथ्वी के केंद्र से सैटेलाइट की दूरी। अब उसने आपसे क्या बोला है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो, तो k बाई u। बोलो बेटा k की वैल्यू क्या है, gmem/2r, और u की वैल्यू क्या है, -r/gmem। पूरे से क्या कैंसिल होगा, r से r, gmem से gmem, तो ये वैल्यू आ गई बेटा -1/2। और चूंकि हमको न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी लेनी है तो k बाई u का आंसर क्या आएगा, 1/2। ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया भी था और कहा था कि आप रेशियो जरूर तैयार कर लें क्योंकि रेशियो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसी भी सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो रेशियो होता है, गतिज ऊर्जा और जो स्थितिज ऊर्जाओं का जो अनुपात होता है वो बेटा क्या होता है, 1/2। क्लियर हो गया सभी लोगों को, सूत्र याद कर लेना, उपग्रह की गतिज ऊर्जा और उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है बेटा, नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन का सही आंसर आएगा 1/2। क्वेश्चन का सही आंसर आएगा बेटा 1/2। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 132, क्वेश्चन नंबर कह रहा है बेटा 132। क्वेश्चन नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 132 को अगर आप लोग ध्यान से पढ़ें तो दो कण आंतरिक बलों के कारण एक दूसरे की ओर चलते हैं, उनकी चाल v और 2v है, तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र की चाल बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है दो पार्टिकल हैं जो एक दूसरे की ओर इंटरनल फोर्स के कारण v और 2v चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट उसने बात आपसे कह दी। उसने कहा एक पार्टिकल है जो एक दूसरे की ओर, दो पार्टिकल हैं जो एक दूसरे की ओर v और 2v चालों से चलते हैं, v और 2v चालों से चलते हैं। और सवाल क्या कह रहा है कि आप ये बताओ कि जब ये दोनों एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करें तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होगी। लेकिन उसने आपने एक बात गौर करी होगी, क्वेश्चन में उसने बोला है ड्यू टू इंटरनल फोर्स, आंतरिक बलों के कारण। याद करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, किसी भी निकाय के द्रव्यमान केंद्र की जो गति होती है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो हमेशा y बलों से प्रभावित होती है। इट इज ऑलवेज अफेक्टेड ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस नॉट इंटरनल फोर्सेस। द्रव्यमान केंद्र की गति पर आंतरिक बलों का कोई योगदान नहीं होता। यही तो सवाल में उसने बोल दिया और आपको कंफ्यूज कर दिया कि आंतरिक बलों के कारण द्रव्यमान केंद्र की चाल बताओ। तो हम लोग क्या जानते हैं कि आंतरिक बलों के कारण द्रव्यमान केंद्र की चाल क्या होगी, शून्य। तो आंसर v सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू 0। इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर है v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। सभी को क्लियर हो गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार कंफ्यूज कर देता है, तो आप कंफ्यूज ना होना। किस टॉपिक का क्वेश्चन था ये आप लोग समझ गए होंगे, सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र।
क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 133 क्या कह रहा है बेटा, 4 माइक्रोफैराड के संधारित्र को 400 वोल्ट पर चार्ज किया और इसकी प्लेटों को 1 किलो ओम रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा, तो कह रहा है प्रतिरोध में कितनी ऊष्मा होगी। आपको दिया है 4 माइक्रोफैराड 4 × 10⁻⁻6 फैराड, 400 वोल्ट पर आपने इसको चार्ज किया। V इज इक्वल टू आपको दिया है बेटा 400 वोल्ट, 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस से जोड़ा, R इज इक्वल टू 1 × 10⁻3 ओम, और कह रहा है रेजिस्टेंस में कितनी हीट जनरेट होगी। सभी लोग जो जानते हो, जो हीट होगी वो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। किसी भी कैपेसिटर में जो ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी वो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो बड़ा आसान है, और स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला बेटा क्या होता है, U बराबर हाफ CV²। इसका मतलब R का क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसी में अपना दिमाग खराब करते रहते हैं कि R का क्या वैल्यू रखें, क्या फार्मूला अप्लाई करें कि R उसमें आ जाए। जबरदस्ती R थोड़ी लगा दोगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कैपेसिटर में जो हीट एनर्जी है वही पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसका मतलब डायरेक्ट आप करोगे 1/2, और C की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻⁻6, और बेटा वोल्टेज कितना दिया है 400 का होल हाफ स्क्वायर। कैलकुलेशन मेरे हिसाब से आप अपने आप कर लोगे। U इज इक्वल टू हाफ CV²। क्वेश्चन का आंसर आप कर लेना, आंसर आएगा 0.32 जूल। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा था सवाल का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 0.32 जूल। सभी को समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? मन लगा करके पढ़ाई करो। सॉल्यूशन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, और जो नए बच्चे इस समय क्वेश्चंस को देख रहे हैं वो सोच रहे हो क्वेश्चन कहाँ दिए, सॉल्यूशन तो बताए जा रहे हैं। तो मैंने आपसे क्या बताया, ये टेलीग्राम चैनल के क्वेश्चंस हैं जिसमें पर डे फिजिक्स के क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। कॉन्सेप्ट वाली क्लास भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है यूट्यूब पर। और मैं जो पिछला मैंने गॉस थ्योरम से टॉपिक को रोका था, उसके बाद ये सोल्यूशन बताए थे, तो उसके आगे वाले पार्ट को जल्दी ही आपको पढ़ाऊंगा। तो जिन बच्चों का छूटा हुआ है वो गॉस की थ्योरम, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज, इन वाले टॉपिक्स को भी इससे स्टडी कर सकते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट वाली क्लास भी जल्दी स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 133 हो गया, 133 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 133 नोट कर लें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 134 बच्चों देखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम गॉस की प्रमेय यानी गॉस थ्योरम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि आवेश Q है और इसकी रेडियस को डबल कर दें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है एक स्फेरिकल सरफेस है, इसकी रेडियस है कैपिटल R, एक गोलीय पृष्ठ है स्फेरिकल सरफेस, इसकी रेडियस है कैपिटल R और इसके अंदर चार्ज है Q। क्वेश्चन कह रहा है अगर इसकी रेडियस को डबल कर दें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा। बेटा आप लोग जानते हो जो वैद्युत फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो फाई इज इक्वल टू होता है EA cos थीटा, और वैद्युत फ्लक्स का मान ये कभी भी बंद पृष्ठ के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑन शेप एंड साइज ऑफ क्लोज सरफेस। तो अगर आप इसकी रेडियस को डबल भी कर दें, अगर आप R को 2R भी कर दें तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन का सही आंसर है रिमेन अनचेंज, यानी वैद्युत फ्लक्स में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, इसको सब लोग जरूर तैयार करें कि अगर हम लोग कभी भी किसी सरफेस के शेप और साइज को बदल दें, उसके आकार को अगर हम लोग बदल दें तो फ्लक्स में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अगर आप रेडियस को दुगना कर दो या आधा कर दो, कुछ भी कर दो, ध्यान रखना, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। आंसर है अपरिवर्तित, रिमेन्स अनचेंज। क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 135, एक ठोस गोला रोटेशनल मोशन करता है, इसकी लीनियर एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो बताओ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेखीय गतिज ऊर्जा और कुल गतिज ऊर्जा का अनुपात बताएं। जिन बच्चों ने क्वेश्चन पहले नहीं किया वो लोग ध्यान से क्वेश्चन को समझें। एक ठोस गोला है सॉलिड स्फीयर, कह रहा है इसकी लीनियर काइनेटिक एनर्जी, इसका मास है बेटा m, इसकी रेखीय गतिज ऊर्जा और कुल गतिज ऊर्जा का अनुपात बताएं। किसका किसका रेशियो आपको निकालना है, बोलो। इसकी लीनियर काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ठोस गोले की रेखीय गतिज ऊर्जा। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, लीनियर काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब हुआ रेखीय गतिज ऊर्जा। ठीक है ना, रेखीय गतिज ऊर्जा। तो अगर आप रेखीय गतिज ऊर्जा की बात करोगे तो ठोस गोले की रेखीय गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, और बेटा इसका फार्मूला होता है हाफ mv²।
अब क्या निकालना है? कुल गतिज ऊर्जा, टोटल काइनेटिक एनर्जी। और ये फार्मूला बहुत जबरदस्त है, मैंने आपको कई बार इस फार्मूले को बताया है कि रोटेशनल मोशन में अगर आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो आप किस सूत्र का उपयोग करते हो, ठीक है। और ये फार्मूला होता है के टोटल बराबर हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी को निकालने का फार्मूला क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। और आपको हर बॉडी के लिए केवल क्या रखना है? के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के मानों को याद रखना है। तो स्फीयर के लिए के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, गोले के लिए के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर का मान होता है 2/5, ठीक है ना। ठोस गोला है, सॉलिड स्फीयर है, आप इसको यहां रख दोगे 1 + 2/5, 1 + 2/5। सभी को मेरी बातें समझ में आ रही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? हाफ एम बी स्क्वायर 1 + 2/5, एलसीएम आप ले लोगे 7/5, इधर मल्टीप्लाई करोगे 7/10। तो बेटा टोटल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया 7/10 एम बी स्क्वायर। इतनी बात सबको समझ में आई? कोई भी बॉडी हो, किसी भी आकार और आकृति की हो, लीनियर काइनेटिक एनर्जी हमेशा ये होगी हाफ एम बी स्क्वायर। बदलेगी तो केवल क्या? टोटल काइनेटिक एनर्जी। और टोटल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बच्चों? हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। और के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर का मान क्या रख दिया? 2/5, इसलिए क्वेश्चन का आंसर आया 7/10 एम बी स्क्वायर। और क्वेश्चन में उसने कहा है कि दोनों का रेशियो बताओ, के ट्रांसलेशन और बटे के टोटल। अगर आप इनके अनुपात की बात करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो। अगर आप इनके रेशियो की बात करोगे तो एम बी स्क्वायर बाई 2 और इंटू ये लिखोगे 10/7 एम बी स्क्वायर। एम बी स्क्वायर से एम बी स्क्वायर कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल। बेटा क्वेश्चन का सही आंसर आ गया 5:7। क्या आंसर आया बोलो? 5:7। कहने का मतलब ठोस गोले के लिए, इसके लिए सॉलिड स्फीयर के लिए लीनियर काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो आता है बेटा वो कितना आता है बोलो? 5:7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। नोट कर लें सभी लोग, टॉपिक का नाम रोटेशनल मोशन, उसका क्वेश्चन है ये, जल्दी से आंसर नोट करें। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा था रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन 4th एंड 5th सेकंड विल बी। मुक्त रूप से गिरती हुई किसी वस्तु के द्वारा चौथे और 5वें सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात क्या होगा? याद है ना, nवें सेकंड में तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, ठीक है। मोशन इन 1 डायमेंशन का क्वेश्चन है ये, मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर छोड़ी जाती है, प्रारंभिक वेग इसका 0 है, तो ऐसी कंडीशन में इसके द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी का फार्मूला होता है हाफ g 2n-1। क्या होता है फार्मूला बताओ? हाफ g 2n-1। अब कौन कौन सा सेकंड उसने कहा है बेटा? पहले चौथा सेकंड, तो पहले निकालोगे s4, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी हाफ g ब्रैकेट में 2 × 4-1। तो यहां पर ये बेटा आया हाफ g, 4 2 कितना 8, 8 - 1 7, तो ये बन गया 7g/2। और उसके बाद अब आप क्या निकालोगे? अब आप निकालोगे 5वें सेकंड में तय की गई दूरी s5। और बेटा s5 के लिए 1/2g ब्रैकेट में 2 × 5-1। तो बताओ ये कितना हुआ? 5 × 2 10, 10 - 1 9। तो ये बेटा आ गया 9/2g, 9/2g। और क्वेश्चन में कह रहा है इनका रेशियो बताओ, तो हम लोग को क्या निकालना है? s4/s5। तो बेटा पहले कितना आया? 7g/2 और फिर कितना आया? 2/9g। 2/g से g कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। क्वेश्चन का सही आंसर आ गया 7/9, यानी s4:s5 = 7:9। क्लियर हो गया? s4/s5 = 7:9। तो अच्छा क्वेश्चन है, सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 137 क्लियर हो गया सभी लोगों को? आंसर आएगा 7:9, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ बच्चों आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 138 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको जरूर तैयार करें, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। मिक्स क्वेश्चन है, मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एक चालक तार में 2 एम्पीयर की विद्युत धारा बहती है। तार में 10 सेकंड में 80 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो
तो तार का प्रतिरोध बताएं। 2 एम्पियर करंट फ्लोज इन एनी वायर एंड 10 जूल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन 10 सेकंड, देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी। आपको तार का प्रतिरोध निकालना है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी। आपको करंट कितनी दी है बेटा? I बराबर 2 एम्पियर। पहले तो आप वैल्यूज को ध्यान दें। एक चालक तार में 2 एम्पियर की विद्युत धारा बहती है, 10 सेकंड में बहती है। T बराबर कितने सेकंड हुआ? 10 सेकंड। और 80 जूल की ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो Q बराबर हुआ 80 जूल। Q बराबर क्या हुआ? 80 जूल 10 सेकंड में। क्वेश्चन कह रहा है तार के रेजिस्टेंस को बताएं। सभी लोग जानते हो प्रतिरोध का फार्मूला, प्रतिरोध के पदों में ऊष्मा का फार्मूला होता है बेटा H बराबर I स्क्वायर RT। H बराबर I स्क्वायर RT। तो यहां से R इज इक्वल टू क्या होगा? H अपॉन I स्क्वायर इंटू T। दिस इज द H, जो Q है वही H है। तो H की वैल्यू आपको दी है 80 जूल एट T, और I स्क्वायर को आप लोग लिखोगे तो 2 का होल स्क्वायर, और समय आपको दिया है कितने सेकंड? 10 सेकंड। आप कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर लें, क्वेश्चन का सही आंसर कितना आएगा जरा सब लोग चेक कर लें, आंसर कितना आता है। कैलकुलेशन को करें जरा, तो कितना हुआ बोलो? ये हुआ 8 और ये हुआ 8/4, इसलिए बच्चों क्वेश्चन का सही आंसर आया 2 ओम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर? सबको समझ में आ गया? ऊष्मीय ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? H बराबर I स्क्वायर RT। H बराबर I स्क्वायर RT, इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर कितना आएगा बेटा? 2 ओम। क्वेश्चन नंबर 139 की ओर आगे बढ़े। ये भी न्यूमेरिकल है, सारे न्यूमेरिकल्स ही इसमें दिए गए हैं। मोस्टली अब ज्यादा न्यूमेरिकल आ रहे हैं, बीच में वन लाइनर भी है, न्यूमेरिकल भी है, लेकिन अभी फिलहाल 6-7-8 क्वेश्चन से प्रैक्टिस में न्यूमेरिकल ज्यादा आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 139 की ओर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ बेटा आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 139 की ओर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 139 मतलब 139। एक ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के समान है। एक ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के समान और त्रिज्या 1/4। क्वेश्चन कह रहा है एक ग्रह का द्रव्यमान, मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट, एक ग्रह का जो द्रव्यमान है मास ऑफ प्लैनेट, और वो मास ऑफ प्लैनेट आपको दिया है अर्थ के इक्वल, दैट इज मास ऑफ अर्थ, mp बराबर me। और कह रहा है उसकी रेडियस 1/4 है। तो जो रेडियस ऑफ प्लैनेट है, जो रेडियस ऑफ प्लैनेट है, ग्रह की जो त्रिज्या है, वो rp बराबर आपको दिया है बेटा re/4। rp बराबर क्या दिया है आपको? re/4। क्वेश्चन कह रहा है तो उस ग्रह पर पलायन वेग का मान बताएं। उस ग्रह पर पलायन वेग का मान बताएं। सभी लोग जानते हो पृथ्वी पर पलायन वेग होगा v बराबर √2GeRe, ठीक है ना? और या तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दो जो मास और रेडियस का होता है, v बराबर √2Gme/RE। और उसके बाद जो प्लैनेट पर होती है वेलोसिटी, वो vp बराबर होती है √2Gmp/rp, 2Gmp/rp। अगर आप इनको डिवाइड कर दो तो vp अपॉन ve इज इक्वल टू √ क्या कैंसिल हो गया बेटा? 2g से 2g कैंसिल, तो ये आ गया mp अपॉन me, mp अपॉन me, और साथ में कितना आ गया बेटा? re/rp, re/rp। देखो डिवीजन सही तो है ना? mp/me, mp/me और इनटू फार्मूला कितना था? 2Gme/rp। vp/v बराबर vp/जब v करोगे तो re/rp। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अब आप वैल्यू को जरा पुटअप करो। mp मास ऑफ mp मास ऑफ अर्थ के बराबर है, तो me अपॉन me हो गया, और इनटू रेडियस ऑफ अर्थ है re, और रेडियस ऑफ जो प्लैनेट है rp वो है re/4, re/4। re से re कैंसिल, me से me कैंसिल, अंडर रूट के अंदर 4, दैट मींस 2। तो यहां से जब हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो vp बराबर आ गया 2ve। vp बराबर क्या आ गया? 2v। और v की वैल्यू सब लोग जानते हो 11.2, तो 2 इंटू 11.2 तो 22.4 और किलोमीटर पर सेकेंड। सबको तरीका समझ में आ गया? क्वेश्चन में ये पूछा था कि प्लैनेट पर आप ये बताएं कितनी स्केप वेलोसिटी होगी? 22.4 किलोमीटर पर सेकंड। सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? पलायन वेग का दोनों सूत्र समझ गए होंगे। अर्थ पर यानी पृथ्वी पे पलायन वेग v और ग्रह पर पलायन वेग vp। स्केप वेलोसिटी, पलायन वेग का मतलब क्या होता है बेटा? स्केप वेलोसिटी। दोनों को डिवाइड किया, आंसर आपके सामने। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, आप लोग उसको जल्दी से नोट कर ले। पहले क्वेश्चन नंबर 140, एक बार मैंने आपको अभी पीछे बताया भी था ठीक इसी प्रकार का सवाल, और फिर से वही क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 140 नोट कर लिया बेटा? जिसको नोट करने में प्रॉब्लम हो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 140,
आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 बेटा क्या कह रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 140 क्या कह रहा है, जरा सवाल को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140 क्या कह रहा है, यदि किसी बॉडी के मोमेंटम को 50% बढ़ा दें। मैंने क्लास में इस वाले क्वेश्चन को कई बार कराया है, यूट्यूब पर भी मैंने इस वाले क्वेश्चन को कई बार कराया है। अगर आप मोमेंटम को 50% बढ़ा दें, P1 इज इक्वल टू P, और मोमेंटम को 50% बढ़ा दें, 50% का मीन्स होता है बेटा P/2, तो ये आ गया 3P/2। अब आपको क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा में परसेंटेज वृद्धि, तो डेल्टा K अपॉन K इंटू 100% इज इक्वल टू, फार्मूला होता है P2 अपॉन P1 का होल स्क्वायर -1 गुणे 100%। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3/2 का होल स्क्वायर -1 गुणे 100%, और जब आप इसको करोगे तो 9 - 4/4 इंटू 100%, और 9 - 4 बेटा कितना हुआ 5, तो ये हो गया 500/4%, 500/4%। अब आप अपने ऑब्जेक्टिव को चेक कर लें, आपका आंसर किसमें दिया गया है, एक पूरी कंप्लीट वैल्यू दी गई है, तो इसको जब और सॉल्व कर लो तो ये आएगा 125%। कितना आ जाएगा बेटा, 125%। सभी को सवाल समझ में आया, क्वेश्चन का आंसर आएगा 125%। क्लियर हो गया। तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं, 4 से 5 प्रॉब्लम्स मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की मैं करा चुका हूं, इसलिए आप लोग इनको ध्यान से समझें और ध्यान से करें। तो बेटा आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 140 तक कवर कर चुके हैं, 140 तक टेलीग्राम चैनल में जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जो नए बच्चे वो लोग ध्यान दें। कंपटीशन फिजिक्स बाय आशीष सर, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च भी कर सकते हैं, अन्यथा आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप वहां से जाकर के चैनल को ज्वाइन करें, और YouTube पर भी आप इसी नाम से चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसमें आप अभी वीडियो को देख रहे हैं। ये भी चैनल है कंपटीशन फिजिक्स बाय आशीष सर, ये अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स के लिए जिसमें साइंस पूछी जाती है, फिजिक्स पूछी जाती है, उसके लिए चैनल बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिससे आपकी तैयारी लगातार होती रहे। और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर कॉन्सेप्ट क्लास भी आप कुछ पढ़ा दें, कई बार बच्चे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, कई बार कई बच्चों का फोन आया कि सर आप यूट्यूब पर कॉन्सेप्ट वाली क्लास भी पढ़ा दें। तो आई होप जल्दी ये काम स्टार्ट होगा, कॉन्सेप्ट वाली क्लास भी मैं स्टार्ट करूंगा, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। लेकिन फिलहाल अभी ये जो क्वेश्चन है इनके सोल्यूशन को आप मन लगा करके करें। तो बच्चों आज क्वेश्चन नंबर 140 तक हम लोगों ने पार्ट 09 में कर लिया है। इसके पीछे वाले सारे वीडियो 08, 07, 06, 05, 04 1 से लेकर के पूरे 140 तक के सोल्यूशन ही कंप्लीट हो चुके हैं। धीरे धीरे करके कारवां आगे बढ़ रहा है, आप लोग उसमें शामिल हों और अपनी तैयारी को इंप्रूव करें, और एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि सारे क्वेश्चंस आपको मैं डिटेल सोल्यूशन बताऊंगा। ये मेरी हेडक है, आपका बस एक केवल काम है, एक ड्यूटी है कि आप मन लगा करके पढ़ें और इन क्वेश्चंस को तैयार करें। ठीक है बेटा, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 10 लेकर के हम लोग आएंगे, पार्ट 10 लेकर के हम लोग आएंगे टेलीग्राम चैनल के वीडियो सोल्यूशन का। आप लोग उसको आगे जल्दी पाएंगे, तब तक आप लोग उसको तैयार करते रहें और अपना ख्याल रखें, मन लगा करके तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।